नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि एमटीएस का एटलीस्ट एक इंग्लिश का सेट करवा दिया जाए जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो मैंने सोचा 2019 का, चूँकि हम मैथ्स कर रहे हैं, मैंने CHSL, CGL, CPO, MTS, CGL मेंस, IB, फेज 8 ये सारे मैथ्स के शिफ्ट वाइज भी करवा रखे हैं और टॉपिक वाइज भी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने इस वजह से, आपकी डिमांड की वजह से और इस वजह से भी ये सेट करवाने का सोचा कि आप कुछ सीख सकते हैं इससे। प्रश्न को कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने की। और ये एमटीएस 2021 के साथ साथ आपके CHSL एग्ज़ाम, CGL एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो इसको ध्यान से देखें। PDF मैंने सारे पेपर्स का जो 2019 एमटीएस में हुए थे, CGL, CHSL सारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारी यूज़फुल वीडियो, जैसे इंग्लिश स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, ये सारी मैंने अपनी भी शेयर कर रखी है। अपनी स्ट्रेटजी, अपनी बुक लिस्ट, ये सारी शेयर कर रखी है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इधर आपको यूज़फुल कंटेंट ही मिलता है। और प्रीवियस ईयर मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि मैथ्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर होता है वो इंग्लिश के सेट्स का होता है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस मतलब मस्ट हैं करने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहले प्रश्न पे आते हैं और इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चंस को। यहाँ पे हालांकि आंसर्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन किसी वर्ड का सिनोनिम, मीनिंग क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, एडजेक्टिव है, नाउन है, ये सारी चीज़ें मतलब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहा गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको सही वर्ड जो है उसका चूज करना है, उसको बताना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है, स्पेलिंग जिसकी करेक्ट हो। अब आपको वर्ड दिया गया हॉटीनेस। हॉटीनेस मतलब आपको अगर हॉटीनेस की एग्जैक्ट स्पेलिंग पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, एमटीएस की इंग्लिश बहुत आसान आती है, अगर आप पढ़ेंगे तभी आसान हो पाएगी। हॉटीनेस की एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको दिख रही होगी। इससे आपको मतलब होना चाहिए कि हॉटीनेस की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है, HAUGSTINE डुअल एस, यानी कि हॉटीनेस। हॉटीनेस मीन्स क्या होता है कि घमंडी, जिसको हम बोलते हैं कि किसी का, जैसे किसी के अंदर घमंड आ गया तो उसको हम बोलते हैं हॉटीनेस। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो आपने एरोगेंस सुना होगा, बहुत कॉमन सा वर्ड है, ARROGANCE, एरोगेंस होता है। एरोगेंस मतलब होता है किसी के अंदर घमंड आना, या हम इसको कंसीट भी बोलते हैं कई बार। ये सारे एसएससी में पूछे गए वर्ड्स हैं, तो इसी वजह से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप याद कर लें। कंसीट, CONCEIT, कंसीट होता है। एरोगेंस आपको पता चल गया, और इसका हिंदी मतलब होता है घमंडी। तो आपको एक्चुअल मीनिंग भी पता होनी चाहिए और सिनोनिम भी पता होनी चाहिए। अब मान लो यहाँ पे पूछा गया इसकी स्पेलिंग, आगे हो सकता है किसी पेपर में आपसे इसका सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया है, तो सिनोनिम आपको पता होना चाहिए एरोगेंस। और अगर मैं बात करूं कि इसके एंटोनिम क्या होंगे, तो पोलाइट आपको पता होगा। पोलाइट मतलब होता है हम्बल, यानी कि जो बहुत विनम्र हो, उसको बोलते हैं कि इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। तो आप ये 4-5 वर्ड आपको पता होने चाहिए हॉटीनेस से रिलेटेड। तो हॉटीनेस मीन्स क्या होता है, घमंडी। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एरोगेंस या कंसीट हो जाएगा। और अगर एंटोनिम की बात करें, यानी एंटोनिम बोले तो विपरीत वाले, यानी कि अपोजिट, तो हो जाएगा पोलाइट, हम्बल। ऐसा पोलाइट मतलब होता है विनम्र, हम्बल मतलब भी सेम चीज़ होता है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेलिंग करेक्शन से। अब यहाँ पे पूछा गया ग्रामर की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होगी, और ग्रामर में बहुत लोग गलती करते हैं कि GRAMMER कर देते हैं, जो कि गलत है। आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर मीन्स क्या होता है, व्याकरण। ठीक है, तो ये ग्रामर वर्ड जो ये कन्फ्यूजिंग वाले पेयर्स हैं, कन्फ्यूजन को डालने वाले, और ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये कुछ एक लिमिटेड वर्ड्स हैं, वही पूछती है एसएससी बार बार। ऐसा नहीं कि आपसे, नहीं तो कितने हज़ार वर्ड्स हैं, कितने की स्पेलिंग आपको याद होगी, लेकिन कुछ एक रिपीट करते रहते हैं, और वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसी वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने आपको जो बुक लिस्ट शेयर की है और सजेस्ट करी है, उस बुक लिस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वो सारी आप अगर करके जाओगे, जैसे ब्लैक बुक मैंने सजेस्ट करी है, तो ब्लैक बुक अगर आप करके जाओगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। एरर वाले, मिसस्पेल्ड वाले, ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिएगा, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक को फिल करना है। कहा गया हर पेरेंट्स ऑलवेज डॉट डॉट डॉट
हर इन हर स्टडीज़, यानी कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसको उसकी पढ़ाई में क्या करते होंगे, इंटरेस्टेड रहते होंगे? नहीं। क्या करते हैं पिताजी लोग, क्या करते हैं माताजी लोग, क्या करती हैं, क्या करती हैं, इनकरेज करते हैं, हमें बढ़ावा देते हैं, हौसला देते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा इनकरेज्ड। हर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड हर इन हर स्टडीज़, यानी कि उसके पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, किसमें, स्टडीज़ में, उसकी पढ़ाई में। तो आपका यहाँ पे करेक्ट क्या आ जाएगा, ये पढ़ने के बाद आपको फील आ जाएगा कि इनकरेज्ड, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जिसका रियल मतलब निकलेगा वही फील कर पाएंगे, जिसका सही मतलब निकलेगा। तो पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, इस वजह से क्या है, इनकरेज। ठीक है। और यहाँ पे ये V2 क्यों आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इनकरेज भी आ सकता है और इनकरेज्ड भी आ सकता है, लेकिन जब चारों ऑप्शंस पास मतलब V2 के फॉर्म में दिए गए तो कोई सा आ सकता था, मतलब टेंस आपको देखना ही नहीं था, आपको बस ये देखना था कि कौन सा वर्ड इसमें अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि रिलीवेंट लगेगा, ठीक है, तार्किक होगा। तो आपका इनकरेज्ड आ गया। जैसे ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक, यानी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ फर्टाइल है मतलब होता है कि प्रोडक्टिव है, यानी उपजाऊ है। तो उपजाऊ का उल्टा बताना था। मैं यहाँ पे हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। उपजाऊ, उपजाऊ आपको पता होना चाहिए। उपजाऊ मतलब होता है प्रोडक्टिव। इसके सिनोनिम की बात करें तो प्रोडक्टिव ही लिख लो पहला, PRODUCTIVE, प्रोडक्टिव होता है। और आप इसको लिख सकते हैं प्रोलिफिक, आपने सुना होगा, ये भी SSC में पूछा गया। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो ये तो हो गए इसके सिनोनिम। आप ध्यान रखिएगा, कई बार हम जब सिनोनिम एंटोनिम कर रहे होते हैं तो हम गलती कर देते हैं कि हमसे सिनो पूछा जाता है हम एंटो मार्क कर देते हैं, एंटो पूछा जाता है सिनो मार्क कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम मतलब विपरीत वाला। तो फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ इसको हम प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक भी बोल सकते हैं। अगर एंटोनिम की बात की जाएगी कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो आप सबसे पहले चारों वर्ड की मीनिंग जानो। बैरन मतलब होता है अनुपजाऊ, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। अनुपजाऊ मतलब जो प्रोडक्टिव ना हो, यानी जो फर्टाइल ना हो। अगर मैं बात करूं कि इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इनफर्टाइल बोल सकते हैं इसको, INFERTILE, इनफर्टाइल। यानी अगर फर्टाइल के अपोजिट की बात करें तो इनफर्टाइल भी हो जाएगा। मूरलैंड आपने सुना होगा, मूरलैंड भी बोलते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ पैदा नहीं होती उसको मूरलैंड भी बोलते हैं। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, बैरन के सिनोनिम में या फर्टाइल के एंटोनिम में लिख सकते हैं। तो फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, और बैरन मीन्स क्या होता है, अनुपजाऊ, जो चीज़ प्रोडक्टिव ना हो। ठीक है। तो आपको एंटोनिम पता चल गया। और बैरन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैरन मतलब होता है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं, मूरलैंड भी बोल सकते हैं। और अगर उपजाऊ के लिए बात करें तो उपजाऊ, प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। तो आप ये सिनोनिम में लिख लीजिएगा और ये एंटोनिम में लिख लीजिएगा। ठीक। तो इसको याद नहीं करना है, आप बराबर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। सिविलाइज्ड मीन्स क्या होता है, सिविलाइज्ड मीन्स होता है कि अगर किसी के अंदर थोड़ी सी सभ्यता है तो उसको हम बोलते हैं सिविलाइज्ड। ठीक है। सेन मतलब क्या होता है, सेन मतलब होता है कि किसी के अंदर अगर सेंसिबल मतलब सेंस है अगर, तो उसको हम बोलते हैं सेन। इसको लिख लीजिएगा, सेंसिबल इसका सिनोनिम होता है, सेंसिबल लिख सकते हैं। ठीक है। सेन मतलब क्या होता है, सेंसिबल या चालाक हम बोल सकते हैं, जो सेंस जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं सेंसिबल। और टफ मीन्स क्या होता है, टफ मीन्स होता है कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा मतलब एक क्रूल टाइप का है तो उसको टफ बोलते हैं। या अगर इसकी हिंदी पूछे तो खुरदुरा भी हो सकता है। तो टफ आप लिख सकते हैं, मतलब कड़ा, कड़ा, टफ मतलब होता है कड़ा। ठीक है। टफ मतलब क्या होता है, कड़ा, खुरदुरा नहीं। रफ मतलब खुरदुरा होता है, टफ मतलब होता है कड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, फर्टाइल का एंटोनिम पूछा गया था तो आपका हो जाएगा बैरन। सिविलाइज्ड मतलब सब, सेन मतलब होता है क्लीवर, और टफ का मतलब मैंने बता दिया, तो आपको समझ आ गया होगा। आपको बताना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी आपको वन वर्ड में इसको लिखना है। आपका दिया क्या गया है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज़ नॉट, यानी कि कोई आदमी जैसे कुछ उसकी औकात ना हो फिर भी वो औकात दिखा रहे, मतलब वो ऐसा रिजम्बल करे, ऐसा हो, ऐसा शो हो रहा हो कि वो ऐसा है नहीं बट ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्राइट या इकोनोक्लास्ट भी बोल सकते हैं। हाइपोक्राइट मतलब होता है कि जो वैसा व्यक्ति ना हो फिर भी वैसा बनने का नाटक कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट। या इकोनोक्लास्ट भी लिख लीजिएगा, ICONOCLAST, इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट मीन्स क्या होता है कि कोई व्यक्ति वैसा है नहीं बट वैसा होने का नाटक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रतीत
हो रहा है हमें कि वो ऐसा है नहीं, बट वो ऐसा शो ऑफ कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइपोक्राइट या इकोनोक्लास्ट। कई बार हाइपोक्राइट ऑप्शन में मिल जाता है, कई बार इकोनोक्लास्ट मिल जाता है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टर मीन्स क्या होता है? निर्देशक होता है। क्रिएटर मीन्स जो क्रिएट करता है। और एक्रोबैट मीन्स होता है, एक्रोबैट वो होता है जो प्ले वगैरह प्ले करता है, यानी कि हम कह सकते हैं प्ले करने वाला। एक्रोबैट मतलब क्या होता है? नाटक करने वाला। प्ले करने वाला या नाटक करने वाला, हम कह सकते हैं हंसाने वाला या ऐसे जोकुलर टाइप का, वो होता है एक्रोबैट। तो आपको चारों वर्ड पता चल गए। और वन वर्ड में क्या पता चला? वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट इज कॉल्ड इकोनोक्लास्ट या हाइपोक्राइट। ठीक है। एंटोनिम बताना है एक्यूट का। एक्यूट मतलब क्या होता है? अगर आप जानेंगे तभी तो बता पाएंगे। एक्यूट मतलब होता है कोई चीज़ अगर बहुत शार्प चेंज हो या शार्प हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। शार्प मतलब क्या होता है? बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज, या रैपिड। कहते हैं ना रैपिड, रैपिड पेस पे ये काम करो, यानी कि बहुत जल्दी करो। रैपिड बोल सकते हैं, शार्प बोल सकते हैं, फास्ट बोल सकते हैं। तो एक्यूट का सिनोनिम हो जाएगा शार्प, रैपिड, फास्ट, एटसेट्रा। और डार्क मतलब होता है अंधेरा। अब हमें पता है कि शार्प मतलब क्या होता है? तेज। तो तेज का हमें धीमा इसका एंटोनिम होगा। तो ब्लंट मीन्स होता है धीमा, यानी कि जिस मंद बुद्धि हम बोल सकते हैं ब्लंट को। ब्लंट मतलब होता है कुंद, कुंद या मंद बुद्धि, या डल बोल सकते हैं, डल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ग्रेव मीन्स क्या होता है? ग्रेव मीन्स क्या होता है? अरे आपको पता होना चाहिए। देखो अब पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ। अगर आपको कोई वर्ड का एंटोनिम बताना है तो आपको उस वर्ड की मीनिंग और ऑप्शन में जो दिख रहे हैं उसमें या तो एग्जैक्ट ऑप्शन की मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे ब्लंट मतलब आपको पता था कुंद, एक्यूट मतलब होता है फास्ट या शार्प, तो आपको पता चल गया। अगर आपको चारों ऑप्शंस पता होते हैं तो भी आप कर सकते हो। कैसे? चारों ऑप्शंस कई बार क्या होते हैं, एसएससी क्या करती है, तीन ऑप्शन सेम मीनिंग के साथ देती है, यानी तीन ऑप्शन सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम दे देती है और एक ही एंटोनिम दे देती है। तो कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता है। अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ेगा कि एक्यूट मतलब शार्प या रैपिड, ब्लंट मीन्स क्या होता है? कुंद। तो इसका ये होता है फास्ट, ये होता है डल। ठीक है। तो आपको अपोजिट मार्क करना था, तो आपको फास्ट का क्या हो जाएगा? धीमा या कुंद। ठीक है। अच्छा हाँ, ग्रेव मतलब बताना भूल गया था। ग्रेव मतलब होता है आपका कब्र बोलते हैं उसको। कब्र मतलब जहाँ पे लाश वगैरह होती है उसके नीचे, उसको बोलते हैं ग्रेव। ठीक है। तो आपको एक्यूट का एंटोनिम पता चल गया यहाँ से। अगला वर्ड है सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है। डीपेन। डीपेन मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ डीपेन कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को, मैटर को तूल पकड़ाना या गहरा होना, गहराना, गहराना बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? डीपेन को। ठीक है। अच्छा, इंटेंसीफाई मतलब क्या होता है? इंटेंसीफाई मतलब भी सेम चीज़ होता है, किसी चीज़ को इन्हेंस करना। इन्हेंस करना मतलब बढ़ाना, गहराना, यानी किसी चीज़ के कहते हैं ना हम डीप उतर गए, डीप उतरने का मतलब इन्हेंस कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसीफाई कर रहे हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंसीफाई। दोनों का मतलब सेम हो गया, डीपेन का और इसका। डीपेंस, डीपेन को हम कई बार कंडेंस भी बोल देते हैं, तो इसका सिनोनिम एक और लिख लो, कंडेंस भी होता है। तो इसके चार सिनोनिम आपको पता चल गए। डीपेन मतलब कंडेंस, इन्हेंस, इंटेंसीफाई, सबका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना या गहराना। ठीक है, तूल पकड़ाना। तो डीपेन का आपको पता चल गया सिनोनिम। आंख बंद करें। कंडेंस, इंटेंसीफाई, इन्हेंस, सबकी स्पेलिंग आपको पता है। सूद मतलब क्या होता है? सूद मतलब होता है कोई चीज़ हम काम कर दें, यानी कि कोई चीज़ शांत करें। अपोजिट हो जाएगा, यानी एंटोनिम में ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शांत करना, शांत करना। शांत करने को क्या बोलते हैं? सूद। ठीक है। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइज मतलब होता है कोई चीज़ अगर असरकारी ना हो, बेअसर बोल सकते हैं। न्यूट्रलाइज मीन्स क्या होता है? बेअसर। और रिलीव मीन्स क्या होता है? रिलीव मीन्स होता है किसी चीज़ को राहत देना, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ आराम दे रही है तो उसको बोलते हैं रिलीव करना। रिलीफ मतलब होता है आराम, रिलीव मतलब होता है आराम देना या आराम देना या राहत देना। ठीक है। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो स्पाउस कह सकते हैं, ESPOUSE। स्पाउस मतलब होता है आराम देना या राहत देना। या हम इसको रिडाउंड बोल सकते हैं, रिडाउंड या रिडंड जो भी पढ़ते हो आप, REDOUND, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब होता है आराम देना या राहत देना। इंटेंसीफाई आपको मैंने बता दिया। तो डीपेन का आपने सिनोनिम पढ़ लिया, क्या क्या हो गया? कंडेंस। डीपेन का सिनोनिम क्या हो गया? कंडेंस। और क्या हो गया? इंटेंसीफाई, इन्हेंस। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो कोई चीज़ अगर एंटोनिम किया मतलब ये बढ़ा रहा है, और सूद मतलब होता है शांत करना। ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे कहा गया कि ये ईडियम जो है इसका मीनिंग बताइए। द बॉल इज इन वंस कोर्ट। बॉल इज इन वंस कोर्ट। बॉल जो है वो किसी के दायरे में। अब इसका अगर हिंदी मतलब का बात करें, मान लो कि
ये हो रहा है वॉलीबॉल का मैच, ठीक है। अब मान लो ये नेट लगा हुआ है, ठीक है। अब नेट लगा हुआ है, बॉल इधर से इधर आई। अब इनके प्लेयर्स के ऊपर है ये बॉल को कहाँ पे मारेंगे। ये चाहे यहीं पे गिरा लें अपने ही पाले में, ये चाहे इधर मार दें, ये चाहे इधर हिट कर दें, ये चाहे इधर मार दें। मतलब इनके ऊपर पूरी चीज़ है, मतलब इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बॉल के साथ क्या करना है। यानी कि इनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे का एक्शन क्या होना चाहिए। तो उसी को हमने लिख दिया अंग्रेजी में, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। यानी अगर आपके कोर्ट में बॉल आ गई है, टीटी आपने सुना होगा, टेबल टेनिस में बॉल आपके साइड में आ गई। अब आप उसको मन करें यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, जहाँ मारना है मार सकते हो। इसका मतलब हो गया अगर आपके कोर्ट में बॉल आ गई है, इसका मतलब हो गया कि आप आगे का एक्शन क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करेगा। यानी कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन आपको समझ में आ गया। तो ईडियम्स कई बार आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ऑप्शंस और उसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या मतलब होता है। तो आप इसको नोट कर लें। द बाल, मेरे मुंह से बाल निकल रहा है क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। बॉल इसको बोलते हैं। द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट, मतलब हो गया कि बॉल आपके साइड में है, आपको क्या करना है, आप पे पूरी चीज़ डिपेंड करेगी। यानी इसका हिंदी मतलब हो गया टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, राइट। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कहा द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड डॉट 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 वी कुड एंटर इन। मतलब एंट्री गेट को क्लोज कर दिया गया उससे पहले कि हम उसमें एंटर करें, तो पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं और या ऐसे कह सकते हैं, आपको पता है कि जो एक्शन पहले होता है, यानी कि यहाँ पे दोनों एक्शन पास्ट के हैं। ये वाला एक्शन कहा गया कि भैया गेट बंद कर दिया गया, इससे पहले देखो गेट बंद कर दिया गया अगर हम बता रहे हैं तो हम सेंस आ जाना चाहिए कि किससे पहले, जिससे पहले हम उसमें अंदर घुसते उससे पहले ही बंद कर दिया गया। यानी कि द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड इंटर इन, मतलब जब तक हम उसमें घुसते तब तक गेट बंद कर दिया गया था। यानी आपको यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि बिफोर ही फिल होगा। कहा गया एरर फाइंड करना है। कहा गया आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैंने टेलर को बताया अपने लिए एक नई ड्रेस बनवाने के लिए। आई टोल्ड द टेलर बिल्कुल सही है। आई के बाद V2 आ सकता है, किसी को बताना, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ सकता है। किसको बताया, ऑब्जेक्ट को, टेलर को, बिल्कुल सही है। टू मेड, आपने पढ़ा होगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया आई टोल्ड द टेलर टू मेड, टू V2 आ ही नहीं सकता, यानी टू के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, मेक। तो गलती किस पार्ट में लाई करती है, इस पार्ट में। यहाँ पे आना क्या चाहिए, टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी। आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी। यानी टू के साथ V1 आना चाहिए, यहाँ पे V2 आ रहा है, इस वजह से इस पार्ट में एरर लाई करते हैं। तो मेड की जगह पे क्या आना चाहिए, मेक आना चाहिए। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। नो एरर। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। कौन सी लेडी, जो कॉर्नर में खड़ी है, कोने में खड़ी है, वो मोटी है, बिल्कुल सही हमने बोल दिया। ऐसा मतलब बोलना नहीं किसी लेडी को, वरना भाई घुसे खाओगे मुंह पे वैसे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आया हुआ है क्योंकि द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यानी कोने में खड़ी औरत मोटी है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये सब्जेक्ट हो गया। इज बिल्कुल सही है, लेडी के लिए इज का प्रयोग होगा। फैट, हम उसके बारे में बता रहे हैं तो हमने बता दिया लेडी के बारे में क्या बताया कि फैट है कौन, जो कोने में खड़ी है। तो बिल्कुल सही, कहीं पे कोई गलती नहीं, नो एरर। आप इसमें आप ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, जहाँ पे कोई एरर नहीं होती वहाँ पे हम एरर ढूंढ देते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी। ये आपको ग्रामर अगर पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे इस ईडियम का मतलब बताना है। कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन। अच्छा अब देखिए, अच्छा नहीं, यहाँ पे ईडियम नहीं है, यहाँ पे बताना है आपको कि इसमें गलती क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लीज़ टेल द स्टोरी इन अ नटसेल। अब इन अ नटसेल अगर आपको ईडियम पता होगा तो आपको पता होगा कि एट अ नटसेल नहीं होता, इन द नटसेल नहीं होता, इन नटसेल्स नहीं होता। इन अ नटसेल एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर हमें शॉर्ट में बताना है तो उसको बोलते हैं इन अ नटसेल। यानी कि कोई चीज़ शॉर्ट में बता दो, उसको मुहावरे के रूप में अगर हम बोलें तो कहेंगे कि प्लीज़ टेल द स्टोरी इन अ नटसेल, यानी कि आप शॉर्ट में बता दो। तो ये ईडियम है, अगर आपको पता है तो ओरिजिनल ईडियम भी यही है। क्या होता है, इन ए नट से, यानी इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बताना। ये ईडियम है। तो आपको ईडियम्स पता होते तो आप सीधे मार्क कर देते कि भैया ये सही है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। कहा गया कि इसमें आपको बताना है अंडरलाइन जो सेगमेंट है, यानी अंडरलाइन क्या हुआ है, इसी में एरर क्या होगी और उसको सही कैसे कर सकते हैं।
अगर ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड, आपको पता होना चाहिए उसने ना नोबेल पसंद किया ना ही मैंने, ये ऐसे सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ नॉर के बाद हमेशा याद रखिए कि नॉर के बाद वर्ब आती है और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो आपने लिखा ही डिड नॉट लाइक द नोबेल, उसने नोबेल ना उसने पसंद किया ना मुझे पसंद आई, तो आपने कहा ही डिड नॉट लाइक द नोबेल और नॉर डिड आई, यानी कि नॉर के बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो नॉर डिड आई, ना ही मैंने पसंद किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टेंस यहाँ पे आएगा वही टेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये पास्ट है तो ये भी पास्ट ही होगा। तो नॉट आई लाइक इट प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यहाँ पे यूज हुई है डिड, तो यहाँ पे भी डिड ही आना चाहिए। तो नॉर आई डिड गलत हो जाएगा, नॉर डिड आई करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है कि नॉर के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगला वन वर्ड है, कहा गया ये प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, जहाँ पे नन्स, नन क्या होती हैं, एक मतलब कह सकते हो कि पुजारी टाइप की, पुजारन टाइप की होती हैं। तो जहाँ पे नन्स रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉन्वेंट क्या होता है, जहाँ पे नन्स रहती हैं और पूजा करती हैं, तो कॉन्वेंट आपका हो गया, इसको वन वर्ड याद कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें डॉर्मिट्री क्या होता है, डॉर्मिटोरीज या डॉर्मिट्री जो होता है इसको बोलते हैं हॉस्टल, ये जहाँ पे बच्चे रहते हैं, छात्रावास को हम बोलते हैं डॉर्मिटरी। हॉस्टल भी सेम चीज़ होती है, क्वार्टर मतलब होता है कहीं पे किराए पे लेके रहना, या हम कह सकते हैं कोई घर जिसमें हम रहते हैं वो क्वार्टर होता है। हॉस्टल पता चल गया, डॉर्मिटोरी पता चल गया, डॉर्मिट्री जिसको बोलते हैं, और आपको क्वार्टर पता चल गया, कॉन्वेंट पता चल गया। कॉन्वेंट क्या होता है, ये प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, ठीक है। तो ये सब ब्लैक बुक में आपको मिल जाएंगे, या एमबी पब्लिकेशन में भी मिल जाएंगे, आप अगर अच्छे से पढ़ें, नीतू सिंह वाली वॉल्यूम 1 में भी मिल जाएंगे पीछे। तो ये सारी बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड में भी होंगे ये। आपको इसमें बताना है इस पार्ट में एरर कहाँ पे है। कहा गया इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, आपको पता होना चाहिए इट वाज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही है, ये हमारे लिए असंभव था। फॉर बी, आपको पता होगा फॉर के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, यानी यहाँ पे अस आएगा, यानी हमारे लिए के लिए हम यूज करेंगे अस। बी के लिए अपने के सेंस में अस का यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर, हमारे लिए नामुमकिन था उसको समझना। तो यहाँ पे फॉर वी नहीं फॉर अस आएगा, यानी कि किस पार्ट में एरर लाई कर रही है, फॉर वी वाले पार्ट में, ठीक है। और सही क्या होगा, फॉर अस, यानी करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करने के लिए बताना है। अच्छा, आपको बता दूं कि 2 इडियम्स आते हैं, 2 वन वर्ड आते हैं, 2 सिनो आते हैं, 2 एंटोनिम आते हैं। तो ये 8 चीज़ें होती हैं आपका, जो किससे आएंगे, नॉन ग्रामर पोर्शन से। तो आपका मान के चलिए 20 नंबर ऐसा होता है, और हाँ 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट या उससे, तो आपके 13 दूना मतलब 20 से 25 नंबर आपके नॉन ग्रामर पोर्शन से आते हैं। तो इसी वजह से मैंने बताया कि ओकैब सेक्शन को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो, कहा गया, अच्छा आप किसी से पूछते हो कि भैया पानी लोगे, तो क्या बोलते हो, पानी लोगे। तो आप डू यू, क्या आप पानी लेते हो, गलत हो गया। सैल यू, क्या आप पानी, देखो सैल तो यू के साथ आएगा नहीं, क्योंकि सैल यू के साथ कब आएगा, जब कोई चीज़ डिफिनिट, यानी कि आपको प्रेशर या डिफिनिट कोई चीज़ डिफिनिट हो, अवश्य का वो देना हो सेंस, तब यू के साथ सैल या ही के साथ सैल या सिंगुलर नाउन के साथ सैल तभी आता है, जब हमें अवश्य का सेंस देना होता है। हमें पूछना क्या है, क्या आप पानी लोगे। तो पानी लोगे वुड से संबोधित करते हैं, जहाँ पे किसी से कोई चीज़ पूछना होता है कि वुड यू लाइक टू गिव योर पेन टू मी, यानी कि क्या आप अपना पेन मुझे दोगे। तो यहाँ पे वुड आना चाहिए, वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आपको पानी चाहिए, क्या आपको पानी की ज़रूरत है। तो यह वुड यू लाइक, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। करेज मतलब क्या होता है, साहस होता है, इसका सिनोनिम बताना है। तो करेज मतलब क्या होता है, आपको पता चल गया, साहस। तो हम इसका सिनोनिम पहले कुछ लिख दे रहे हैं जो यहाँ पे नहीं दिया गया। एडवेंचरस कह सकते हैं, एडवेंचर, ठीक है। स्पेलिंग मैंने इस वजह एडवेंटर पढ़ा कि टी आप याद रहें, एडवेंचर की स्पेलिंग याद रखिएगा। डेयरिंग बोल सकते हैं, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपको ऑप्शंस में अगर है, मीकनेस मतलब होता है कोई चीज़ के अंदर पोलाइटनेस अगर किसी के अंदर है। करेज मतलब साहस, और मीकनेस मतलब पोलाइटनेस, नम्रता या विनम्रता, जो भी बोलते हैं, पोलाइटनेस हम बोल सकते हैं। या हम क्या बोल सकते हैं, इसको मॉडेस्टी बोल सकते हैं। मॉडेस्टी भी बहुत कॉमन वर्ड है, एसएससी का बहुत चहेता वर्ड है। या हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमिलिटी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं
आपको पता होना चाहिए कैसे वर्ड्स हैं इसके। मीकनेस मतलब क्या होता है, किसी के अंदर विनम्रता अगर है तो। अब हमें करेज का बताना है सिनोनिम। वैल्योर मतलब होता है जो जिसको वैलर पढ़ते हैं या वालोर पढ़ते हैं, वैल्योर मीन्स क्या होता है, वैल्योर मीन्स होता है वीरता। तो करेज मतलब साहस, वैल्योर मीन्स वीरता, तो दोनों सिनोनिम हो गए। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, वैल्योर। इसका मतलब होता है वीरता, कोई वीरता दिखाता है तो उसको बोलते हैं वैल्योर। ठीक है, अगला सब वो देखते हैं ह्यूमिलिटी मतलब आपको सेम चीज़ पता है। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है, कोई किसी के अंदर मीकनेस है, किसी के अंदर पोलाइटनेस है, किसी के अंदर मॉडेस्टी है, ह्यूमिलिटी है, यानी उसके अंदर क्या है, विनम्रता। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विनम्रता, ये भी उसका क्या हो गया, विनम्रता। विनम्र, अच्छा विनम्रता ये होता है विनम्रता। ठीक है, पोलाइटनेस, मॉडेस्टी ये इसका श्रेणिम हो गया। और टिमिडिटी मीन्स क्या होता है, टिमिडिटी मीन्स होता है किसी के अंदर कायरता है, यानी बहुत डरने वाला है, टिमिड जिसका नेचर होता है उसको बोलते हैं टिमिडिटी। ठीक है, तो इसका अगर एंटोनिम पूछा जाता है तो एंटोनिम क्या होता है, टिमिडिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा गया ब्लैंक फिल करना है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कहा गया बी मस्ट स्टार्ट नाउ, इट विल बी टू लेट। यहाँ पे फिल कर, हमें स्टार्ट करना चाहिए, अन्यथा हम बहुत लेट कर देंगे, या अन्यथा ये बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अन्यथा के लिए और का यूज करेंगे, और मतलब होता है या अन्यथा। तो आपको बी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट, यानी कि अगर हम स्टार्ट अभी नहीं करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अन्यथा के लिए और का यूज करेंगे। जिस पार्ट से सबको डर लगता है जो रीडिंग नहीं करते, क्योंकि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। आपको क्लोज टेस्ट दिया गया। क्लोज टेस्ट मतलब होता है एक पैसेज जिसके कुछ वर्ड हटा दिए जाते हैं और ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको फिल करने के लिए। क्योंकि ह्यूमैनिटी कैन बी डॉट 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 एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। अच्छा, कैन बी, आपको पता है कैन आया फिर बी आया, कैन बी यानी पैसिव टेंस में है, पैसिव टेंस के बाद V3 आएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं, तो डिफाइन का थर्ड फॉर्म डिफाइंड होता है, यानी ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया जा सकता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो आपको पता है पैसिव टेंस में कैन के बाद बी आया, बी के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो आपका थर्ड फॉर्म एक ही दिख रहा था, आपने मार्क कर दिया, बात खत्म हो गया। हमें अर्थ से मतलब ही नहीं, अर्थ हो रहा हो अनर्थ हो रहा हो हमें मतलब नहीं, हमें ऑप्शन मिल गया। यानी ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी कि अगर आप इंसान हैं तो ह्यूमैनिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मानवता आपके अंदर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया द पेक्यूलियर नेचर किसका, मैन का। पेक्यूलियर नेचर की अगर बात करिए तो वो किसके लिए, मैन के लिए। किसका, मैन का। किसका का अंग्रेजी क्या होता है, ऑफ, यहाँ पे ऑफ आना चाहिए, इन एट टू नहीं। आप पढ़िएगा द पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड, जिसके द्वारा मतलब ये ऐसा नेचर जिसके द्वारा आदमी को औरों से अलग किया जाता है, डिस्टिंग्विश मतलब विभेद किया जाता है। तो यहाँ पे पेक्यूलियर नेचर किसके नेचर के बारे में बात हुई है, मैन के। तो किस, जैसे अगर पूछे उनकी माँ तो हर मॉम, अगर हम बात करें उसकी पेन तो द पेन ऑफ हिम या हिज पेन, तो अगर मैं बात करूँ उसकी चेयर तो द चेयर ऑफ हिम, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन, यानी कि किसका नेचर है, मैन का। अच्छा, बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश, हमने यहाँ पे ऑफ फिल कर लिया, इन और एट और टू तो आएगा नहीं। किसका नेचर की बात हो रही है, मैन के, तो किसका का अंग्रेजी ऑफ होता है। हाँ, कहा गया द पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड। अच्छा, अलग किया जाता है अदर बीइंग से, यानी कि किससे अलग किया जाता है, अदर बीइंग से। तो अदर बीइंग से यानी कि और लोगों से, तो यहाँ पे से के सेंस में फ्रॉम का यूज होगा, यानी कि अगर हमें आपको डिस्टिंग्विश करना है और लोगों से तो क्या कहूँगा मैं, आई विल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर बीइंग्स, यानी कि और लोगों से। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कहा गया बीइंग ह्यूमन, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है बीइंग ह्यूमन। फिर देखो बीइंग ह्यूमन मतलब मानो होना, मानो होना प्रेजेंट टेंस, तो आपका क्या आएगा, डज नॉट मीन, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा। यहाँ पे जब सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में चल रही है तो ये भी प्रेजेंट आएगा। बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पॉजेसेस ह्यूमैनिटी, यानी कि आपको पॉजेस करता है क्या, ह्यूमैनिटी। हम ये नहीं कह सकते कि जो आदमी है उसके अंदर, मतलब हमें बीइंग ह्यूमन के साथ क्या यूज करना है। देखो पहले ऑप्शन देखो, डिड नहीं आएगा क्योंकि सारे प्रेजेंट में चल रहे। हैज़ नॉट मीन नहीं, हैज़ नॉट मीन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हैज़ नॉट के बाद, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे सिंगल फॉर्म यानी कि ओरिजिनल वर्ब का प्रयोग किया गया, तो हैज़ तो आएगा नहीं। हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आप चूज कर सकते थे, डज नॉट मीन। ठीक है,
और डिड हमने क्यों नहीं चूज़ किया, डिड नॉट मीन भी सही होता, लेकिन सारी चीज़ें जब प्रेजेंट में चल रही है, रियलिटी की बात हो रही है, तो आपकी सारी चीज़ें प्रेजेंट में चलेंगी, इसी वजह से हमने पास्ट डिड का प्रयोग नहीं किया। फिर कहा गया वन ऑफ द, अच्छा देखो आपको पता होगा कि वन ऑफ के बाद क्या यूज किया जाता है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो मोर का देखो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, मोस्ट, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री मतलब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, यानी कि वन ऑफ द के बाद मोस्ट आएगा। तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट एक ही ऑप्शन था जिसमें सुपरलेटिव डिग्री थी, तो आपका मोस्ट आएगा। मोर, मेनी, मच तीनों सुपरलेटिव नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन था। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो आपको कई बार अर्थ नहीं निकालना है, आपको बस क्या करना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रयोग करना है। कहा गया द फादर विद हिज चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो सब्जेक्ट को विद एज वेल एज इट्सेट्रा से जोड़ा जाए, आपने रूल पढ़ा होगा, तो जो वर्ब होती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, यानी S1 S2 के साथ जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि वर्ब जो होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाएगी। यहाँ पे देखिए विद के साथ दो सब्जेक्ट है, फादर और हिज चिल्ड्रन। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, फादर, तो फादर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा, फादर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा, यानी द फादर विद हिज चिल्ड्रन वाज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। यानी आपको ये वाला रूल पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर मतलब पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। एक इडियम हमने किया था इन ए नटसेल, दूसरा इडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड कहा जाता है जब आपको कोई चीज़ करनी हो और आपने यथासंभव हर कोशिश कर ली हो, उसको बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड, यानी कि पीछे केवल झुक जाना। पीछे केवल झुक जाना मतलब मेहनत करते करते रीढ़ की हड्डी आपकी इतनी कमज़ोर हो गई कि आप पीछे की तरफ झुक गए। इस बात से अगर याद रखोगे तो इसका मतलब आपने अथक मेहनत करी, यानी टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिया कोई चीज़ प्राप्त करने में, यानी आपने अथक मेहनत करी कोई चीज़ प्राप्त करने में, तो उसको बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड। तो आप ऐसे याद रखिए, कोई आदमी था वो पीछे की तरफ झुक गया मेहनत करते करते, कब, या गिर गया, बेहोश होकर मान लो गिर गया, ये आदमी मेहनत करते करते बेहोश होकर गिर गया ज़मीन पे। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अथक मेहनत कर दी किसी चीज़ को पाने के लिए। वो पीछे की तरफ अगर झुक गया मतलब गिरने वाला है, या आप कह सकते हो कि अथक मेहनत कर दी। तो बेंड ओवर बैकवर्ड मतलब होता है टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड। ठीक है, तो आपको 2500 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी, और बाकी मैथ्स की वीडियोज आती रहेंगी, टॉपिक वाइज आती रहेंगी। तो चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ जाओ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्ट्रेटजी वीडियो, स्टडी प्लान और सारी चीज़ें देख सकते हो। बाय बाय, लव यू।